हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको कंप्लीट कर दिया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद क्या आ रहा है अपने पास? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद आ रहा है अपने पास कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन। तो अपन कह सकते हैं कि देखो अपना आज का नया टॉपिक क्या है अपने पास, कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन प्रभाव है। यदि मैं कॉम्पटन प्रभाव की बात करता हूँ तो कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है अपने पास? कॉम्पटन प्रभाव में होता है कोई भी एक्स रे का सोर्स होता है। तो जैसे क्वांटम जो क्वांटम प्रभाव का एक बार प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये कैसे क्या करता है वर्कआउट। तो देखो इसमें कॉम्पटन ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली कैसे बताया था अपन को? कॉम्पटन ने बताया था कि क्या होता है अपने पास एक्सरे सोर्स होता है, यानी कोई भी, या तो अपन कह सकते हैं कि या तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का सोर्स होना चाहिए या एक्सरे सोर्स। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कोई भी यहाँ पे एक सोर्स ले लिया। तो ये वाला क्या हो गया अपना एक सोर्स हो गया। कैसा सोर्स है? एक्सरे सोर्स। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे रखा एक ग्रेफाइट का ब्लॉक है। क्या रखा है अपन ने? एक ग्रेफाइट का ब्लॉक। तो क्वांटम प्रभाव या क्वांटम विस्थापन एक ही चीज है अपने पास, क्वांटम विस्थापन या फिर क्वांटम विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो देखो कॉम्पटन यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पटन ने बताया कि जो एक्सरे का सोर्स होता है वहां से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें या एक्सरे होती है वो कहाँ पर डाली जाती है? ग्रेफाइट के ब्लॉक पे डाली जाती है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से ग्रेफाइट के ब्लॉक पे डाल दी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो किरणें निकल रही है वो कुछ तो ग्रेफाइट के ब्लॉक से टकरा रही है और कुछ का जा रही है आगे सीधी जा रही है। तो देखो जब अपने पास यहाँ पे आते हैं तो ये वाला क्या हो गया अपने पास, ये तो देखो स्लिट है और ये आपका क्या हो गया, ये ग्रेफाइट का ब्लॉक मान लो। यहाँ पे कहाँ पे मानोगे आप? जस्ट यहाँ पे ये क्या है अपना ग्रेफाइट का ब्लॉक। ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या अपने पास, एक्सरे रे से जो भी किरण निकलेगी या जो पराब या जो भी किरण निकलेगी या तो एक्सरे निकलेगी या विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होगी। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग स्लिट से होते हुए कहाँ जाएगी? ग्रेफाइट ब्लॉक पर जाएगी। जब वो ग्रेफाइट ब्लॉक से टकराएगी तो ग्रेफाइट ब्लॉक से टकराने के बाद क्या होगा, उसका कुछ भाग तो स्कैटर्ड हो जाएगा यानी प्रकीर्णित हो जाएगा। तो देखो मान लिया अपने पास कुछ किरण जा रही थी तो यहाँ से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ पोर्शन था वो तो 5 डिग्री एंगल पर क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया यानी प्रकीर्णित हो गया। तो अपन कह सकते हैं, मैंने वही चीज लिखी है कि स्कैटर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो 5 डिग्री एंगल पे हुआ तो उसको मैंने दर्शा दिया कि ये जो जो एक किरण थी कुछ पोर्शन तो कहाँ गया उसका, इस साइड में चला गया, और कुछ पोर्शन ऐसा था जो क्या था अपना सीधा निकल गया, जिसे अपन ने बोला है अप्रकीर्णित एक्स किरण, अप्रकीर्णित एक्स रे। ठीक है। तो यही अपना जो कॉम्पटन ने प्रभाव बताया था वो यही बताया था कि अपने पास क्या होता है कि कोई भी एक्स रे या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यदि वो किसी ग्रेफाइट के ब्लॉक पर डालते हैं तो उसके जो किरणों का क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है या प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित हो सकता है अलग अलग एंगल पे हो। तो कॉम्पटन ने क्या किया, इन जैसे यहाँ पे मैंने एक ही बताया कि 5 डिग्री एंगल पे क्या हो गया, इसका स्कैटर्ड हो गया। तो कॉम्पटन ने क्या किया, अलग अलग एंगल पे अलग अलग उसको ऑब्जर्व किया है और अपन को कुछ रिजल्ट बताए हैं। अब बात करता हूं मैं कॉम्पटन विस्थापन की। तो कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है? वैसे कॉम्पटन का जो एक्सपेरिमेंट है वो तो ये है। यदि मैं कॉम्पटन विस्थापन की बात करूं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो अपने पास इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव की आवृत्ति क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। तो जो एक्सरे वेव की या इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये किससे ज्यादा होगी अपने पास, यानी ये ज्यादा किससे होगी, ज्यादा जिससे होगी जो प्रकीर्णित हो रही है उससे ज्यादा होगी। तो प्रकीर्णित होने वाली मैं मान लेता हूँ कि क्या यहाँ पे न्यू डैश है। तब अपन बात करें कि जब अपने पास क्या प्रकीर्णित हुई, प्रकीर्णित होने का मीनिंग है कि वो हो सकता है 1 डिग्री 5 पर गई हो, कुछ थीटा पर गई हो, कुछ सीधी गई हो। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना फैला हुआ है, इसका मतलब जो आपतित तरंग की जो आवृत्ति थी वो क्या थी, ज्यादा थी। तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ कि जब इसकी आवृत्ति ज्यादा है, कौन सी, इंसिडेंट वेव की, ये कौन सी है, प्रकीर्णित वेव। जब इसकी इंसिडेंट वेव या इसकी जो आपतित की आवृत्ति ज्यादा है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, न्यू इज इक्वल टू डिपेंड करता है अपना सी अपॉन में लैम्डा पे। यदि सी अपॉन में लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में न्यू। यानी जब न्यू क्या है, ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ लैम्डा इसका क्या होगा, कम होगा, और इसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने इसका लैम्डा मान लिया डैश, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसका मान लिया डैश।
तो ये तो क्या है, प्रकीर्णित तरंग या प्रकीर्णित किरण की वेवलेंथ है, और ये क्या है, आपतित किरण की वेवलेंथ है। अब जो दोनों में डिफरेंस आता है, यानी देखो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य इसकी ज्यादा हो गई, इसकी क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इन दोनों वेवलेंथ में, यही क्या कहलाता है, अपना कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन। तो देखो एक यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा थी, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति क्या थी, कम थी। अब जब ये इसका न्यू ज्यादा है आपतित का, तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। ये कम है तो इसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस लैम्डा के ये जो दोनों लैम्डा है, एक तो आपतित होने वाला, एक प्रकीर्णित होने वाला, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा अपना, यानी लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा, जिसको अपन बोल सकते हैं डेल लैम्डा। तो ये जो विस्थापन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अपना कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा, और इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो एक बार ये जनरल सा डायग्राम बना दीजिए अब जल्दी से, फिर लिखते हैं। डायग्राम बना दो ये। देखो इसका डेरिवेशन भी है, थोड़ा अच्छा सा डेरिवेशन है, वैसे तो ये आपके ने सेकेंड ईयर में कर रखा है, पर इसमें कुछ चेंज है। तो देखिए बनाइए ये डायग्राम। एक जनरली रफ सा डायग्राम बनाया, फिर इसका जब डेरिवेशन करेंगे अपन, तो डेरिवेशन इसका अलग से वापस डायग्राम बनाएंगे, उसको काम में लेके करेंगे, ठीक है। बना दिया, लिखिए तो इसमें कि कॉम्पटन ने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में, कॉम्पटन ने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में, कॉम्पटन ने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को ग्रेफाइट ब्लॉक पर आपतित कराया, ग्रेफाइट ब्लॉक पर आपतित कराया, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को ग्रेफाइट ब्लॉक पर आपतित कराया, जिसमें कॉम्पटन ने बताया कि, जिसमें कॉम्पटन ने बताया कि एक्स किरण का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है, एक्स किरण का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है, एक्स किरण का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है, और कुछ भाग अप्रकीर्णित रहता है, और कुछ भाग अप्रकीर्णित रहता है, और कुछ भाग अप्रकीर्णित रहता है। तो कॉम्पटन ने अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर, तो कॉम्पटन ने अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर, अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के साथ मापन किया, प्रकीर्णन अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के साथ मापन किया, तरंगदैर्ध्य के साथ मापन किया। यही कॉम्पटन प्रयोग कहलाता है, यही कॉम्पटन प्रयोग कहलाता है। यही कॉम्पटन प्रयोग कहलाता है। फिर एक नीचे लगा लीजिए आप, अलग से कोई पॉइंट लगाना हो तो, कि कॉम्पटन विस्थापन, कॉम्पटन विस्थापन इसमें लिखिए
कॉम्पटन ने जब ग्रेफाइट के ब्लॉक पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई, कॉम्पटन ने ग्रेफाइट के ब्लॉक पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई, विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई, तो आपतित तरंग की आवृत्ति न्यू, तो आपतित तरंग की आवृत्ति न्यू, तो आपतित तरंग की आवृत्ति न्यू प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति न्यू डैश से ज्यादा है, तो प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति न्यू डैश से ज्यादा है या ज्यादा होती है, अर्थात प्रकीर्णित तरंग की तरंगदैर्ध्य, अर्थात प्रकीर्णित तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश अधिक तो प्रकीर्णित तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश अधिक तथा आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा कम होती है, तथा आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा कम होती है, आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा कम होती है और तरंगदैर्ध्य में उत्पन्न यह विस्थापन और तरंगदैर्ध्य में तरंगदैर्ध्य में उत्पन्न यह विस्थापन कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है और यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, और यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। देखो इसमें न्यू किसका ज्यादा था, न्यू था आपतित होने वाले का, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा किसका ज्यादा होगा, जिसका न्यू कम होगा, यानी ये इस फॉर्म में, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं, कौन सा कॉम्पटन प्रभाव होता है कि जो भी अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंग या कोई भी एक्सरे किरण ग्रेफाइट ब्लॉक पर डाली जाती है, उसका कुछ भाग क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, और कुछ भाग क्या होता है, बिना प्रकीर्णित हुए रह जाता है। तो जो प्रकीर्णित होता है तो वो अलग अलग एंगल पर प्रकीर्णित होता है, तो ये अलग अलग कॉम्पटन ने क्या किया, अलग अलग एंगल पर, पहले फाई पर ले लिया, फिर थीटा पर ले लिया, ऐसे उसका क्या किया, मापन किया। तो इसके द्वारा जब ये लैम्डा में दोनों में विस्थापन उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, अपना कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो ये हो गया आपका कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। अब आते हैं इसके गणितीय विश्लेषण पर। तो एक बार इसकी क्षीण संबंध भौतिकी में कमी क्या थी वो एक बार आप इसको लिख लेते हैं, फिर अपन इसके गणितीय विश्लेषण पे आते हैं। तो आप लगाइए इसमें कि क्षीण संबंध भौतिकी की असफलता, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने भी इसको किया तो था, पर वहां पे वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ था। क्षीण संबंध भौतिकी की असफलता, इसमें लिखिए जब किसी ग्रेफाइट के पदार्थ पर, इसमें लिखो जब किसी ग्रेफाइट के पदार्थ पर, जब किसी ग्रेफाइट के पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई जाती है, जब किसी ग्रेफाइट के पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित कराई जाती है, तो उसमें उपस्थित परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग को अवशोषित कर लेते हैं, तो उसमें उपस्थित परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग को अवशोषित कर लेते हैं,
और इसके पश्चात परमाणु सरल आवर्त गति करने लगते हैं, और इसके पश्चात परमाणु सरल आवर्त गति करने लगते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्त गति करने लगते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन सॉरी, जिसके कारण प्रकीर्णित तरंग अलग अलग दिशा में उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्रकीर्णित तरंग अलग अलग दिशा में उत्पन्न होती है, और इन प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति आपतित तरंग की आवृत्ति के समान होती है, आपतित तरंग की आवृत्ति के समान होती है। आपतित तरंग की आवृत्ति के समान होती है। लेकिन प्रयोग में यह परिणाम प्रेक्षित नहीं होता है, लेकिन प्रयोग में यह परिणाम प्रेक्षित नहीं होता है, लेकिन प्रयोग में यह परिणाम प्रेक्षित नहीं होता है। लेकिन प्रयोग में यह परिणाम प्रेक्षित नहीं होता है, इसलिए चिरसम्मत भौतिकी असफल रहती है, इसलिए चिरसम्मत भौतिकी असफल रहती है। इसलिए चिरसम्मत भौतिकी असफल रहती है। देखो तो ये क्या कह रहा है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग यदि ग्रेफाइट ब्लॉक पर डालते हैं तो या तो वो क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या फिर यदि प्रकीर्णित करता है तो जो प्रकीर्णित होने वाली तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति होती है और जो आपतित की आवृत्ति होती है वो दोनों क्या होती है, समान होती है, यानी उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता। तो वो क्या कहता है कि कॉम्पटन कहता है कि नहीं, इसमें प्रायोगिक रूप से हमने देखा था कि इसमें अंतर था, और क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि भाई अंतर नहीं था, इसलिए वो क्वांटम कॉम्पटन है वो किसके बेस पे इसकी व्याख्या करता है, वो इसकी व्याख्या करता है, डेरिवेशन करता है किस बेस पे, फोटोन के बेस पे, यानी प्लांक की अवधारणा के बेस पे फोटोन का कंसेप्ट काम में लेते हुए। तो इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं, तो गणित लिख लेंगे, आगे लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण। आगे लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण। देखो गणितीय विश्लेषण के लिए अपन एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, जिसमें क्या होगा अपने पास, यहाँ पे कोई भी एक फोटोन है तो ये अपना फोटोन इंसिडेंट होगा, ये क्या होगा अपना फोटोन इंसिडेंट होगा, ठीक है। फोटोन इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा अपने पास, फोटोन इंसिडेंट होने के बाद अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ जो कैसा है, विराम में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, विराम में, इसी पर क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन पर क्या करवा रहे हैं, फोटोन का आपतित करवा रहे हैं। जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपतित होगा तो यहाँ से ये क्या जाएगा, ये इसका प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी यहाँ से जो फोटोन था तो फोटोन तो कहाँ जाएगा अपना, फोटोन तो जाएगा अपना ऊपर की ओर, यानी 5 डिग्री पे, ये क्या आ गया अपना फोटोन आ गया, जिसका एंगल कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना फोटोन आ गया 5 डिग्री एंगल पे, और जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाएगा अपना, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ मैंने लगा दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है अपना आपतित फोटोन है। तो इसको देखो गणितीय विश्लेषण करने के लिए ऐसा एक डायग्राम बनाना है आपको, जिसमें क्या हुआ, आपतित फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और वो क्या करता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो जाता है दूसरी दिशा में और फोटोन जाता है दूसरी दिशा में, तो ये तो क्या होगा, प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड फोटोन होगा, और ये क्या होगा, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसमें देखो मैं व्याख्या करता हूँ, इसमें क्या देखना है अपन को कि ये फोटोन कोई भी इलेक्ट्रॉन पर
क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, तब वो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। तो स्कैटर्ड में अपन को कुछ रिजल्ट मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं। देखो मैं उसके एनर्जी की बात करूँ तो जो एनर्जी की बात करता हूँ तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा। यदि मैं इसके मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम मैंने बताया था कि फोटोन का मोमेंटम क्या से निकाला था अपन ने, एच न्यू अपॉन में सी। आप सबको याद होगा कि E इज इक्वल टू क्या लिया था अपन ने, एम सी स्क्वायर लिया था, फिर यहाँ से क्या लिया था, फोटोन के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू रखा था, तो ये क्या आया था, एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ने फोटोन का द्रव्यमान निकाला था, तो वो क्या आया था, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। और जब अपन क्या करते हैं, इसका संवेग निकालते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, फोटोन का संवेग P इज इक्वल टू एम बी, बी की जगह क्या आएगा, C आएगा। तो m क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, और यहाँ पे c, तो c से c कैंसल आउट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या बचेगा, फोटोन का संवेग एच न्यू अपॉन में c, इसलिए मैंने फोटोन का संवेग क्या लिखा, एच न्यू अपॉन में c। अब मैं यदि यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे यदि मैं एनर्जी की बात करता हूँ, तो यदि ये मैं यहाँ पे एनर्जी मानता हूँ तो ये कितनी होगी, और इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वो बताइए। तो देखो यदि इसकी एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी एच न्यू डैश मान लेता हूँ, इसकी आवृत्ति प्रकीर्णित होने के बाद इसका मोमेंटम कितना होगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो एच न्यू डैश अपॉन में सी। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो देखो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन की यदि मैं एनर्जी की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा अपने पास, ये E1 लिया तो ये ले लो, E2 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, mc स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास मोमेंटम की बात करता हूँ क्या, P2 डैश की, तो P2 डैश कितना आ जाएगा अपना, P2 डैश आ जाएगा अपने पास वही, देखो मोमेंटम, तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग होगा mv की फॉर्म में। तो संवेग क्या होना चाहिए इसका, mv, क्योंकि ये फोटोन नहीं है, ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया mv। इसकी मैं बात करूँ तो इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा होगी E इज इक्वल टू क्या होगा, m नॉट, क्या होगा, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसकी जो विराम जो होगी, जो एनर्जी होगी वो तो क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर। जब वेलोसिटी है ही नहीं तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। तो ये सब चीज आपको लिखनी है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए पहले तो बनाइए जल्दी से डायग्राम। डायग्राम बना दीजिए, फिर इसी डायग्राम को अपन क्या करेंगे, आराम से घटकों में भी तोड़ेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया, अपना डायग्राम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घटकों में तोड़ता हूँ। घटकों में कैसे, क्योंकि इसका अपन को क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखो डेरिवेशन करने के लिए क्या करें अपन, देखो डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो अपने पास जो एनर्जी मानी, यानी जो आपतित फोटोन थी उसकी एनर्जी क्या मानी, एच न्यू। जो इसका संवेग माना है वो क्या माना है, एच न्यू अपॉन में सी। इलेक्ट्रॉन क्या था, विराम अवस्था में था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी एनर्जी तो मान ली, विराम द्रव्यमान ऊर्जा जो होती है एम नॉट सी स्क्वायर। संवेग कितना होगा इसका, 0 होगा। बाकी जो प्रकीर्णित फोटोन था, तो ये क्या था, प्रकीर्णित फोटोन, तो इसको मैंने E1 या P1 की फॉर्म में मान लिया, तो इसकी एनर्जी एच न्यू डैश हो जाएगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन है तो mc स्क्वायर, फोटोन होता तो उस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस फॉर्म में लिखिए। इसका संवेग अपन लिख सकते हैं, फोटोन का संवेग वही इसी फॉर्म में एच न्यू है, तो यहाँ पे न्यू डैश माना है तो एच न्यू डैश अपॉन में सी, और यहाँ पे क्या माना है, mv। तो इसके बारे में कुछ लिख दीजिए पहले तो, कि कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए, कि कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए, कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कल्पना करते हैं। एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कल्पना करते हैं। एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कल्पना करते हैं। एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कल्पना करते हैं। अब क्या करें, इसके बाद लिखना कि फोटोन की ऊर्जा या फोटोन की आवृत्ति न्यू है, फोटोन की आवृत्ति न्यू है, तथा प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश है। आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है तथा प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश है।
माना टक्कर के पश्चात फोटोन 5 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होता है। माना टक्कर के पश्चात फोटोन 5 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होता है तथा इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर प्रकीर्णित होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन का एंगल माना वो कितना माना अपन ने, थीटा। अब क्या किया जाए, अब देखो जो अपन ने चीज मानी थी वो तो लिख ली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, घटकों में तोड़ता हूँ। ठीक है, तो देखो घटक में तोड़ने के लिए क्या करें सबसे पहले, तो देखो घटक में तोड़ने के लिए ये अपना इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं एक्स और वाई दो घटकों में तोड़ूंगा। ठीक है, तो ये होगा अपने पास, देखो तो इसका घटक हो जाएगा ये वाला, यानी देखो इसका एक तो ये घटक होगा और एक इसका ये घटक होगा। तो ये तो कौन सी डायरेक्शन हो गई अपनी, मान लिया कि ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई। अब यदि मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि मैं इसके संवेग के घटक को, एनर्जी तो कभी भी घटक में टूटेगी नहीं, जो होगा वो क्या टूटेगा, यहाँ पे संवेग टूटेगा। तो अपने पास जो यहाँ पे इसका आएगा संवेग वो क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन में सी। यहाँ पे फाई है तो इसका ये वाला जो घटक होगा ये तो कहलाएगा एच न्यू डैश अपॉन में सी, और जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस फाई होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो कौन सा होगा, अपना साइन फाई होगा। ये घटक में तोड़ना आ गया आपको, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस फाई, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो साइन फाई। जब इसकी बात करूं तो ये क्या होगा अपने पास, देखो अब ये इसकी बात करता हूं मैं सेकंड वाले की, इसको मैं यदि घटक में तोड़ता हूं तो ये क्या होगा, एम वी, जिसके साथ एंगल बना रहा है यानी कॉस थीटा, और ये वाला जो घटक होगा ये क्या होगा अपना एम वी, और घटक एंगल नहीं बना रहा तो साइन थीटा। आ गया आपको समझ में। क्या किया मैंने, जो प्रकीर्णित फोटोन था उसको घटक में तोड़ दिया एक्स वाई की डायरेक्शन में, जो अपने पास प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन था उसको भी घटक में तोड़ दिया एक्स वाई की डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया वाई। अब मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं, तो देखिए कैसे डेरिवेशन होगा इसका। सबसे पहले मैं क्या लगाता हूं, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाता हूं। तो सबसे पहले क्या लगाए अपन, ऊर्जा संरक्षण नियम से। कॉपी पेन को रख दीजिए, मैं बोलूं जब लिख लेना एक बार। देखो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि टक्कर के पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो टक्कर के पहले यानी टक्कर तो यहाँ पे हो रही, तो इससे पहले की ऊर्जा क्या क्या है अपनी, तो देखो टक्कर के पहले की ऊर्जा है एक तो है अपने, यानी अपन लिख सकते हैं टक्कर से पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा, और टक्कर के बाद की ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो टक्कर से पूर्व की ऊर्जा में लिखूं तो ये तो हो जाएगा अपनी एच न्यू प्लस, देखो इसकी ये तो फोटोन की हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन की भी क्या, टक्कर से पहले की तो है, क्योंकि ये तो क्या विराम अवस्था में, तो ये टक्कर कौन कर रहा है, फोटोन कर रहा है। तो अपने पास टक्कर के बाद होगा वो आगे होगा, तो ये भी इसमें ही आएगा, प्लस का एम नॉट क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू टक्कर के बाद की ऊर्जा की बात करें तो देखो टक्कर के बाद की ऊर्जा की बात करें तो पहले तो आएगा फोटोन का, तो इसके फोटोन आएगा अपने पास एच न्यू डैश, और जो इसका एनर्जी क्या आएगी वो क्या आएगी, प्लस का एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एम सी स्क्वायर को तो एक साइड रखता हूँ, बाकी सबको एक साइड ले जाता हूँ। तो देखो एम सी स्क्वायर, इसको तो मैंने एक साइड रख दिया, फिर ये क्या हो जाएगा अपना एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना एम सी स्क्वायर, एच कॉमन आ जाएगा तो न्यू माइनस का न्यू डैश प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसका का मैं नंबर दे दूं कितना, एक। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं, ये तो अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन एक आ गई। अब मैं बात करता हूँ किस में तोड़ू, अब मैं लगाता हूँ क्या, संवेग संरक्षण का नियम। लगा सकते हो संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार संवेग संरक्षण नियम देखो यहाँ दो डायरेक्शन में लगेगा, एक तो लगेगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा लगेगा वाई। क्योंकि देखो अपन ने संवेग को क्या घटकों में तोड़ा है, तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, एक्स दिशा में। यदि आपको ये याद आ रहा हो तो मैंने सेकेंड ईयर में ये वाला आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने डायरेक्शन करवाया था इसी टाइप का। एक्स दिशा में की बात करें तो एक्स दिशा में के लिए संवेग क्या आएगा, देखो इसका संवेग आएगा, जब पहले की बात कर रहा है तो एच न्यू अपॉन में सी, इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है, जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू
उस साइड का संवेग आएगा तो देखो x दिशा में संवेग कितना है, x दिशा में संवेग इसका तो ये है और इसका ये है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। तो एच न्यू अपॉन में c cos फाई प्लस एम वी cos थीटा। अब क्या करूं मैं, इसको एक साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश cos फाई, और देखो दोनों इसके भी नीचे c था, इसके भी नीचे c था, तो उसको मैं c को कहाँ भेजता हूँ, इस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा एम वी सी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इसको y डायरेक्शन में लिखता हूँ तो देखो y दिशा में क्या आएगा, देखो y दिशा में भी मैं संवेग संरक्षण लगा रहा हूँ। तो y दिशा की बात करें तो देखो इस साइड तो y दिशा क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, यानी यहाँ केवल क्या थी, x दिशा में था, y दिशा में इसका कुछ भी नहीं है, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। इज इक्वल टू उस साइड की बात करें तो अब देखो ये y दिशा इसकी है और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन कैसे है, ऑपोजिट है, यानी एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो एच न्यू डैश अपॉन में सी क्या आ जाएगा साइन फाई, क्या आ जाएगा साइन फाई माइनस का एम वी साइन थीटा। अब मैं क्या करूँ, इसको एक साइड ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा अपना एम वी सी साइन थीटा, एम वी सी साइन थीटा, सॉरी सी नहीं आएगा, सी बाद में आएगा, और ये क्या रहेगा अपने पास एच न्यू डैश अपॉन में सी साइन फाई। अब इस सी को उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा अपना एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब आप इसको जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊर्जा संवेग लगाया है तो पहले तो क्या लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन लो, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया मैंने। फिर क्या लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले एक्स डायरेक्शन में लगाया है फिर वाई डायरेक्शन में लगाया, तो ये मैंने तीनों इक्वेशन लिख दी, लिख दीजिए इसे आप। अब क्या करता हूँ, देखो अपन इसमें और कुछ करें तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ लेता हूँ, इसके आगे यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो लिखना हो तो लिख लो एक बार, आपको टाइम लगेगा। देखो मैं जो जो इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन को एक बार साइड में नंबर लगा के लिख लेता हूँ, क्योंकि अपन को डायरेक्शन करने में बाद में इक्वेशन चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन जो जो आई वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट तो आई अपनी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट आई है। सेकेंड आई है अपने पास एच, देखो यहाँ पे एच में कॉमन लेके लिख सकता हूँ, तो न्यू माइनस का न्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल टू एम बी सी, ठीक है, ये सेकेंड आई है। और थर्ड आई है अपने पास एम बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। इसमें क्या करता हूँ मैं, इस एच को कॉमन ले लेना, तो ये एच कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये वाली टर्म आ जाएगी।
तो ये मैंने जो इक्वेशन आई थी वो क्या कर ली, साइड में लिख ली। अब मार्कर ही गिर रहा है, पता नहीं इंक भी निकल रही है। ये मैंने तीनों इक्वेशन लिख दी, ठीक है, लिख दिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ। देखो मैंने तीनों इक्वेशन साइड में लिख दी, एम सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, सेकेंड लिख दी एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई पूरे में नहीं है, कॉस फाई यहाँ पे है, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी सी, और साथ में कॉस थीटा भी था, कॉस थीटा तो खा गए। देखो कुछ भी मिस्टेक हुई तो अपना सब डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा लेंथी है। थर्ड भी लिख दी एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके जोड़ देता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ ऐड, अब ये डायग्राम तो हटा दूँ क्योंकि अब डायग्राम की जरूरत है नहीं अपने पास, क्योंकि अपन को केवल डेरिवेशन करना है। देखो अब करते हैं, तो क्या करें, मैं समीकरण 2 का प्लस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करने पर, यानी 2 और 3 को मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो देखो 2 और 3 का जोड़ोगे तो देखो एम बी सी कॉस थीटा और एम बी सी साइन थीटा एक साइड कर लो, तो ये क्या आएगा अपने पास, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो ये रह जाएगा, इज इक्वल टू समीकरण 2 में क्या था, इस साइड का पोर्शन एच स्क्वायर, बाकी था न्यू माइनस का न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर, और प्लस क्या था अपने पास एच स्क्वायर न्यू डैश और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, यही था। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो ऐसे का ऐसे रख लेता हूँ, एम बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं खोलता हूँ तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2 न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है, प्लस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखो सबको आ रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ए माइनस बी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, न्यू डैश कॉस फाई प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला टर्म में एच तो यहाँ से कॉमन था तो मैंने यहाँ से कॉमन लेके कर दिया। अब देखो एच इसमें भी है इसमें भी है, तो एच स्क्वायर को भी मैं बाहर निकाल के इस टर्म को इसके साथ लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या होगा अपना एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों ये भी न्यू डैश है ये भी न्यू डैश है, तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इसको मैं अंदर ले आऊँ तो ये एच स्क्वायर तो बाहर कॉमन है ही है, तो साइन स्क्वायर फाई माइनस का क्या रहेगा अपने पास 2 न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखो ये वाली टर्म क्या बचेगी, केवल एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, माइनस का 2 न्यू डैश क्या रहेगा अपने पास कॉस फाई, और इधर क्या रहेगा अपने पास एम स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं समीकरण जो 1 थी उसका क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ। समीकरण 1 का वर्ग करने पर देखो समीकरण 1 क्या थी अपनी, ये वाली थी, इसको मैं यदि स्क्वायर करता हूँ तो देखो एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस का न्यू डैश प्लस का एम नॉट स्क्वायर सी 4, और यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, क्या किया मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें अपन कर सकते हैं कि इसको मैं यदि नंबर दे दूँ क्या 5 या 5 नंबर दे दूँ, या फिर इसको क्या करें पहले एक्सप्लेन कर देते, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो देखो एक्सप्लेन करना तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, तो एक्सप्लेन करोगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, ठीक है, ये टर्म आएगी अपने पास, यही टर्म आएगी, बताओ यही आएगी ना।
एक मिनट, यही नहीं, देखो टर्म कैसे आएगी, ये शायद अपन ने मिस्टेक, क्योंकि अपन ने खाली एक का स्क्वायर, जब इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कैसे खुलेगा, ऐसे होल स्क्वायर खुलेगा। पहले इस टर्म का होगा तो इस टर्म का होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, एच न्यू न्यू डैश ही था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एम नॉट सी स्क्वायर था, ठीक है। इसको मैं कैसे होल स्क्वायर की टर्म से खोलूंगा, तो ये एम स्क्वायर सी फोर हो गया, ये खुलेगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ए स्क्वायर तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस का बी स्क्वायर होगा तो एम नॉट स्क्वायर सी फोर माइनस का 2, अब देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस का ही रहेगा, अब ये पूरा ए आएगा और ये बी आएगा तो 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रह जाएगा, देखो इसमें मैं कह सकता हूँ कि एम इस, ये तो क्या है, एम स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूँ 5। अब क्या करता हूँ मैं, समीकरण 5 माइनस 4 करने पर क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 माइनस 4 करने पर, आपको क्लियर दिख तो रहा है बोर्ड पे, देखो यदि मैं 5 माइनस 4 करता हूँ तो ये क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ तो एम स्क्वायर सी फोर, तो देखो एम स्क्वायर सी फोर, ये वाली टर्म इसमें से कम हो जाएगी तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करता हूँ मैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड का पार्ट देखता हूँ तो 5 कौन सी है, 5 ही है, तो देखो एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस का 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बीच का जो अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर निकालेंगे, अब फोर्थ वाला आएगा, तो फोर्थ वाला क्या आएगा अपने पास, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, ये आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी पूरा खोले तो देखो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर सी फोर, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट, सी टू से क्या बचेगा सी टू, यानी ये वाली टर्म बचेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश और एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या होगा अपने पास, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, अब ये माइनस था तो देखो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश और क्या रह जाएगा cos फाइव, ठीक है। तो एक बार इतना लिख दीजिए फिर आगे चलते हैं। जल्दी से लिख दीजिए इसको। देखो अपन इसका कॉम्पटन विस्थापन निकालना चाहते हैं यानी डेल लैम्बडा, तो वो चीज निकालने के लिए इतना किया है। यदि आपको लगता है कि नहीं हम बाद में लिखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को रोक कर फिर ले सकते हो, ठीक है।
चले आगे, बताओ चले। चलो अगर लिख दिया हो तो वापस आपका ध्यान बोर्ड पे, आ जाओ आगे सामने युद्ध करने। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे तो क्या बचा अपना एम स्क्वायर सी फोर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा अपने पास, वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या होगा अपने पास, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस का टू एच स्क्वायर न्यू और न्यू डैश, ठीक है, प्लस का एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस का टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस का टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश और कॉस फाइव, ठीक है। देखो इसमें जो टर्म कट रही है वो काट दो, तो कटने वाली जो टर्म है वो कौन सी है अपने पास, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली, प्लस माइनस से कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पे मैं एक टर्म ले सकता हूँ, एक टर्म कैसे, यानी आप जानते हो कि एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, रिलेटिविटी टर्म में पढ़ा होगा आपने कि जो द्रव्यमान होता है वो विराम द्रव्यमान का कितना होता है, इतना गुना होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या काम में लिख सकता हूँ, एम नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे ये वाली टर्म है अपने पास एम स्क्वायर और ब्रैकेट में ये वाली टर्म, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपना क्या, एम नॉट स्क्वायर, सी फोर ऐसे का ऐसे आएगा। देखो इसमें क्या क्या बचा, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस टू एच न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का टू एच न्यू न्यू डैश क्या बचा, कॉस फाइव, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म भी गई अपनी, अब क्या मैं एक को एक साइड ले आता हूँ, दूसरे को एक साइड ले आता हूँ। तो देखो ये क्या रहेगा अपने पास, देखो अब ये रह जाना चाहिए अपने पास, कितनी तीन टर्म बच रही है, ठीक है, माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, ये वाली में से और ये वाली में से। देखो इसको मैं यदि एक साइड कॉमन लेता हूँ तो देखो टू एच स्क्वायर, यानी मैं क्या करता हूँ यहाँ से टू एच स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लो, न्यू न्यू डैश कॉमन निकालो, तो ये क्या रह जाएगा, कॉस फाइव माइनस का वन, ठीक है, प्लस का टू एच न्यू माइनस का न्यू डैश और क्या रहेगा अपने पास, एम नॉट सी स्क्वायर। अब और इसको आगे बढ़ाए, कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या होगा, देखो ये हो गया अपने पास वन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यदि माइनस कर लेता हूँ तो टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस का कॉस फाइव, और ये हो जाएगा प्लस का टू एच न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों प्लस होते तो एक साइड लाके माइनस करना होता, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे माइनस करके इसको प्लस कर दूंगा। ये इस साइड आएगा तो क्या रहेगा, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू टू एच न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या रहेगा अपने पास एच स्क्वायर, देखो एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा अपने पास एच, इस एम नॉट सी स्क्वायर को मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या रहेगा, एम नॉट सी स्क्वायर, और ये क्या रहेगा वन माइनस कॉस फाइव। न्यू न्यू वाली में एक साइड रख दूँ तो देखो ये क्या था, न्यू माइनस का न्यू डैश, ये न्यू न्यू दोनों कहाँ ले जाऊँ मैं, इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा अपना एच अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव। देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ अलग अलग करके, तो न्यू अपॉन में न्यू से न्यू कट जाएगा, तो क्या रहेगा अपने पास वन अपॉन न्यू डैश
माइनस का क्या रहेगा, देखो न्यू डैश से कटेगा तो 1/न्यू रहेगा। अब अपन को किस फॉर्म में निकालना है, अपन को निकालना है लैम्डा की फॉर्म में। तो अपन जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है अपना सी बाय लैम्डा, ठीक है, ये टर्म होती है अपनी। तो न्यू इज इक्वल टू निकालना है तो क्या रखोगे आप सी बाय लैम्डा, और जहां पर न्यू डैश है वहां क्या रखोगे सी बाय लैम्डा डैश। तो ये क्या आ जाएगा एच अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। यहाँ पे क्या आ जाए देखो न्यू डैश रखा है, तो न्यू डैश क्या है अपना सी अपॉन में लैम्डा डैश, तो ये तो हो जाएगा सी अपॉन में लैम्डा डैश माइनस क्या हो जाएगा अपना सी अपॉन में लैम्डा, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या 1/, में रखना है। जब 1/, में रखोगे तो क्या आएगा 1/, में सी अपॉन में लैम्डा, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा वो लैम्डा अपॉन में सी हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन में सी, क्योंकि ये 1/, में न्यू डैश है। तो 1/, में जब न्यू डैश रखोगे यानी 1/c लैम्डा डैश कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा देखो c से c कैंसिल आउट हो सकता है, एक c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास अब क्या बचेगा, अब बचेगा अपने पास h अपॉन में, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचेगा h अपॉन में एम नॉट सी, तो h अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, तो 1 माइनस कॉस फाइव, और इधर क्या बचेगा अपना लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो यही अपना जो क्या आ गया अपने पास डिफरेंस आ गया किसका, दोनों तरंग दैर्ध्य का, और दोनों तरंग दैर्ध्य का डिफरेंस क्या कहलाता है अपना कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो ये अपन ने कर दिया कि डेल लैम्डा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। देखो इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, तो फॉर्मूला ये याद रखना, यही अपना क्या कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन, क्या कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन। अब इन इक्वेशन को तो मैं हटा देता हूँ, अब इनकी कोई जरूरत है नहीं, लिख दीजिए इसको जल्दी। जो ऐप से पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको यदि लगता है कि नहीं डेरिवेशन हमें बहुत ही छोटा दिख रहा है या ऐसा कुछ होता है तो मुझे बोल देना, मैं आपको डेरिवेशन की फोटो भी भेज दूंगा, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, तो उसको मैं फोटो में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको और इजीली हो जाए। हो गया, चले आगे।
अब इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख लो, यह समीकरण कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है, या यह व्यंजक कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है, यह व्यंजक कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है, यह व्यंजक कॉम्पटन विस्थापन को व्यक्त करता है। अब इसमें क्या लगाएंगे अपन, स्पेशल केस लगाएंगे, विशेष स्थिति, यानी थीटा का पाई का मान चेंज करेंगे। देखो अपने पास जो रिजल्ट आया है वो लिया तो था क्या थीटा और फाई में, पर रिजल्ट किसमें आया, केवल फाई में, यानी अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था वो तो फाई में गया पर उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, ये केवल किसको शो कर रहा है, फोटोन के प्रकीर्णन को शो कर रहा है। और ये डिपेंड भी किस पे रह रहा है, ओनली लैम्डा और लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश ने किसका माना था, फोटोन की तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति प्रकीर्णित होने के बाद की लैम्डा डैश। अब यदि मैं स्पेशल केस लगाऊं, देखो यहाँ पे क्या लगाऊं, इसकी विशेष स्थिति, क्या लगा इसकी विशेष स्थिति। देखो फर्स्ट केस लगाता हूं, फर्स्ट क्या लगाऊं मैं, यदि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, देखो फाई 0 होगा तो कॉस फाई यानी कॉस 0 कितना होता है आपका 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये डेल लैम्डा क्या आएगा, एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस 1, तो डेल लैम्डा क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना 0, यानी अपन कह सकते हैं कि ये डेल लैम्डा कैसा होगा अपना मिनिमम होगा। यदि मैं सेकंड केस लगाऊं, यदि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस फाई कितना होना चाहिए, सॉरी कॉस 90 कितना होना चाहिए, कॉस 90 आप जानते हो कितना होता है 0, तो डेल लैम्डा कितना आएगा एच अपॉन में एम नॉट सी और 1 माइनस 1 0, सॉरी 1 माइनस 0, तो ये क्या देगा अपन को, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी। ये इसका मैक्सिमम होगा क्या बताओ, या मैक्सिमम और कुछ होगा। यदि मैं थर्ड की बात करता हूँ तो थर्ड क्या है अपने पास, यदि फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, क्या हो 180 डिग्री हो, तो कॉस 180 इज इक्वल टू क्या रहता है -1, तो ये रह जाएगा देखो डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 -1 +1, तो ये क्या रह जाएगा अपना डेल लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 2h एम नॉट सी, और ये कैसा केस है अपना मैक्सिमम केस। ठीक, ये दोनों तीनों स्थितियां लिख दो। लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया कॉम्पटन विस्थापन हो गया, और कॉम्पटन विस्थापन का क्या हो गया डेरिवेशन हो गया। अब इसके नेक्स्ट लगाइए कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। लगाइए टॉपिक प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। दिशा निकालते तो दिशा अपन जानते हैं किस फॉर्म में आएगी, हमेशा tan की फॉर्म में आएंगी। तो आपकी जो समीकरण 2 और 3 थी उसको मैं लिख देता हूँ। देखो समीकरण 2 क्या थी अपने पास, एन वी सी
कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश, ऐसी कुछ इक्वेशन थी, मैं एक बार देख के लिख लेता हूँ, एच न्यू डैश कॉस फाई, आप चेक कर लेना, ये इक्वेशन थी। और एम वी सी कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये अपनी क्या थी, समीकरण 2 थी। और मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 लिख लेता हूँ। तो समीकरण 3 क्या थी, एम बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एच न्यू डैश साइन फाई, ठीक है। ये क्या थी अपनी 2 और 3 इक्वेशन थी जो मैंने मिटा दी थी, तो नहीं मिटानी चाहिए थी। तो ये क्या था, एम बी सी कॉस थीटा एच न्यू, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अपन को निकालना क्या, इसकी दिशा यानी टेन थीटा। तो अपन निकाल सकते हैं टेन थीटा, निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 3 में 2 का भाग, 3 में 2 का भाग, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो एम वी सी साइन थीटा अपॉन में एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई, यहाँ पे एच कॉमन आ सकता है, तो न्यू अपॉन में न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है। तो देखो एच से एच कैंसिल आउट, एम बी सी से एम बी सी कैंसिल आउट, तो ये क्या रहेगा अपने पास, ये रहेगा अपने पास साइन अपॉन में कॉस यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे न्यू डैश है साइन थीटा साइन फाई अपॉन में, एक बार थीटा फाई चेक कर लेना, ये सही तो है जो इक्वेशन 2 3 लिखी है, एम बी सी कॉस थीटा है, एच न्यू डैश कॉस फाई है, साइन थीटा है और साइन फाई है, ठीक है, सही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या, न्यू डैश को मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पे न्यू डैश क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो न्यू अपॉन में न्यू डैश माइनस का क्या रहेगा अपने पास कॉस फाई, ये भी हट जाएगा। तो ये क्या रहेगा अपने पास, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन में न्यू डैश माइनस कॉस फाई। इसको इक्वेशन नंबर कितनी दिए क्या, ए दे दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी अपना टेन फाई आ जाएगा। अब अपन को निकालना क्या, अब अपन को निकालना है ये न्यू अपॉन में जो न्यू डैश आ रहा है इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कहाँ से निकाले बताओ, ये वैल्यू कहाँ से निकाले, देखो वो वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला काम में लेता हूँ, क्या काम में लेता हूँ, कॉम्पटन विस्थापन, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई था, यही टर्म थी अपने पास। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, सी बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू, तो ये हो जाएगा सी बाय न्यू डैश माइनस का सी बाय न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी और 1 माइनस का कॉस फाई। और करना है तो क्या करें इसमें, और यदि करना है तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, न्यू अपॉन में न्यू डैश चाहिए, ठीक है। तो न्यू अपॉन में न्यू डैश के लिए क्या करें, मैं क्या करता हूँ, न्यू अपॉन में सी का मल्टीप्लाई कर लो क्या, यदि मैं न्यू अपॉन सी से गुणा कर लेता हूँ, गुणा करने पर तो देखो ये क्या आएगी अपने पास, यहाँ पे देखो सी अपॉन में न्यू डैश है, न्यू डैश अपॉन सी से मल्टीप्लाई होगा, सी अपॉन में न्यू और न्यू अपॉन में सी से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। देखो ये सी से सी कैंसल आउट, ये इससे ये और ये से ये, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ओनली न्यू अपॉन में न्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस होने के बाद क्या आएगा, देखो 1 प्लस होने के बाद आ जाएगा अपने पास न्यू अपॉन में न्यू डॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी न्यू अपॉन न्यू डैश की क्या आ जाएगी अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक ये भी की ना अपन ने, क्योंकि न्यू अपन सी से पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी क्या आएगा, न्यू आएगा और साथ में ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यू और सी, न्यू और स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार के लिए अल्फा मान लेता हूँ, यानी जो एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर है, इसको तो क्या मान लेते हैं अल्फा,
इसको लिख दीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। डेरिवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? वो तो पूछ लीजिएगा, वैसे आपकी लाइव क्लास लगाएंगे अभी ये 4-5 टॉपिक होने के बाद। कोई हो तो उस टाइम पूछ सकते हो आप। चले आगे, चलो चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, तो आगे क्या करना है अपन को? देखो आगे करना है कि ये अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, पूरी सॉल्व करके। देखो एक बार के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आएगा, ये तो अल्फा मान लिया, तो मैं लिख सकता हूँ न्यू अपॉन में न्यू डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस 5 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये न्यू अपन का न्यू डैश वैल्यू कहाँ काम में लूँ, समीकरण ए में। तो समीकरण ए में ये वैल्यू रखता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो न्यू अपॉन में न्यू डैश है, तो 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस 5 क्या आ जाएगा, 1 प्लस एल्फा माइनस का कॉस 5 माइनस का कॉस 5। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 5 अपॉन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस 5 प्लस का एल्फा और 1 माइनस का कॉस 5। और इसको आगे सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको मैं गुणनखंड के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा अपना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन 5, और ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 5। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये क्या है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा का सूत्र है, यानी क्या है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्या है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा का सूत्र। तो अल्फा क्या है अपन जानते हैं, जहां पर अल्फा क्या है, यहाँ पे जहां पर जो अपन ने अल्फा मान रखा है एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा का। ठीक है, हो गया। इसके बाद लिखते हैं अपन इसकी क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये तो क्या निकाली अपन ने, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की
दिशा निकाली है। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन की गतिज ऊर्जा में जरूरत पड़ेगी अपन को, न्यू अपन में न्यू डैश की, चलो वो इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। देखो क्वांटम के डेरिवेशन तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इतना लंबा डेरिवेशन एग्जाम में पूरा नहीं पूछता, या तो दिशा पूछेगा या विस्थापन पूछेगा या गतिज ऊर्जा पूछेगा, वो ऐसे कुछ पूछेगा। ठीक है, अब क्या आएगा अपने पास, देखो अब आएगा क्या आएगा, अब आएगा अपने पास क्या निकालना है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या निकालनी है, कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये कैसे निकलेगी देखो देखते हैं। जब प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात करें तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपतित फोटोन की ऊर्जा, यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, आपतित फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा। क्या होगा, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा माइनस प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, देखो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, एच न्यू थी, तो E इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू था। ठीक है, और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कितनी थी, एच न्यू डैश थी। अब मैं इसमें बात करूं क्या कौन, देखो के इज इक्वल टू एच न्यू कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन में न्यू डैश आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है, अपने पास न्यू कॉमन निकाल लिया, एच तो आ ही रहा था, तो ये वन माइनस न्यू डैश सब बाय न्यू आ जाएगा, और अपन को यहाँ पे वैल्यू है वो किसकी है, न्यू अपॉन में न्यू डैश है, तो ये वैल्यू अपन निकाल के रख सकते हैं। तो वैल्यू को इसको देखो एक बार क्या आता है, देखो करना क्या है आपको, ये वैल्यू तो उल्टी करनी है, तो न्यू डैश अपॉन में न्यू, जो ये वाली वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू है अपने पास जो ये था, तो ये हो जाएगा वन प्लस एल्फा वन माइनस का कॉस फाई हो जाएगा, कहाँ से, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, अब मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी अपने पास, इंक निकल दी इसलिए वही देख रहा हूँ, तो न्यू अपॉन में न्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में, तो के इज इक्वल टू एच न्यू, ये आ जाएगा अपने पास वन माइनस न्यू डैश अपॉन में न्यू, तो वन प्लस एल्फा वन माइनस का कॉस फाई। ठीक है, एलसीएम लेके इधर ले लोगे तो क्या आएगा अपने पास, एलसीएम लेके जब इधर लोगे तो ये आएगा अपने पास के इज इक्वल टू एच न्यू वन प्लस एल्फा वन माइनस का कॉस फाई माइनस का वन अपॉन में क्या रह जाएगा, वन प्लस एल्फा वन माइनस का कॉस फाई, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो के इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, के इज इक्वल टू आएगा एच न्यू फिर एल्फा वन माइनस का कॉस फाई अपॉन में वन प्लस एल्फा वन माइनस का कॉस फाई, ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की क्या है, गतिज ऊर्जा है, लिखिए फटाफट। लिखिए लिखिए जल्दी, लिख लिया।
अब चलते अपन इससे आगे। अब इसमें क्या लगाते हैं अपन, स्पेशल केस, यानी के मैक्सिमम निकालते हैं और के मिनिमम निकालते हैं। देखो तो के मैक्सिमम और के मिनिमम कैसे कैसे निकलेगा। फर्स्ट केस लगाते हैं के मीन थीटा या फाई इक्वल टू क्या लें 180 डिग्री के लिए, क्योंकि 180 पे अपन को क्या निकलता है, अपन ने जाना था कि लैम्डा कैसा निकलता है, मैक्सिमम निकलता है, तो यहाँ भी वही देखते हैं। फाई इक्वल टू 180 डिग्री यानी के मैक्सिमम निकलता है या नहीं निकलता। देखो के एच न्यू एल्फा 1 माइनस का कॉस 180 अपॉन में 1 प्लस एल्फा 1 माइनस का कॉस 180। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, देखो के इज इक्वल टू एच न्यू, ये रह जाएगा एल्फा 1 माइनस 1, तो सॉरी ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एल्फा और 2, यानी ये जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, के इज इक्वल टू एच न्यू 2 एल्फा और 1 प्लस 2 एल्फा। मतलब ये अपन को क्या देगा, ये देगा अपन को के मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही जो मैं दूसरा केस निकालू किसके लिए, फाई इज इक्वल टू कितना रखो 0 के लिए मिनिमम आ रहा था, तो ये आ जाएगा देखो फाई इज इक्वल टू के एच न्यू और ये ब्रैकेट में एल्फा 1 माइनस 1 कॉस फाई कितना होगा 1, तो ये भी 0, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस 1 ये भी 0, तो के मिनिमम इज इक्वल टू कितना होगा आपका 0। तो ये दोनों केस में लिख दीजिए के मैक्सिमा और के मिनिमा। लिख दिया। तो देखो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉम्पटन विस्थापन लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो जो कॉम्पटन विस्थापन कंप्लीट हो गया, तो एक हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंथी हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट था वो कैसा था, कॉम्पटन विस्थापन किसे कहते हैं। कॉम्पटन विस्थापन के बाद विस्थापन का जो कॉम्पटन का फॉर्मूला था वो निकाला है अपन ने, डेरिवेशन किया है। इलेक्ट्रॉन प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाली है और उसकी दिशा निकाली है, और उसमें ये स्पेशल केसेस लगाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपके लिए। ये क्या हो गया, आज का कॉम्पटन इफेक्ट पूरा हो गया। अब आपके पास एक वीडियो लेक्चर और आएगा और इसके बाद आपका जो यूनिट फर्स्ट का एक पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन नई नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चरर के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।